नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। वाद संवाद लेकर हाजिर हूं मैं मोनालिसा। भारत को और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में पैकेज की घोषणा की है। कृषि का हर क्षेत्र देश को विकास की ओर ले जाता है। ऐसे में हर किसान के साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन क्षेत्रों में आई दुविधा को सुविधा में बदल दें। और यही वजह है कि सरकार हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। मधुमक्खी पालन एक पंथ कई काज पर आधारित व्यवसाय है। यही कारण है कि समय की मांग और सशक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। आज के वाद संवाद कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह इस राशि से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही हमारे देश में कैसे आत्मनिर्भरता आएगी। तो हमारा आज का विषय रहेगा मीठी क्रांति से आत्मनिर्भरता की ओर। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे खास मेहमान, राष्ट्रीय बी बोर्ड के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर BL सारस्वत और इसके साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में परियोजना समन्वयक डॉक्टर बलराज सिंह। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए देख लेते हैं मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। कम लागत और ज्यादा मुनाफे के लिए मधुमक्खी पालन बेहतर विकल्प है। ये व्यवसाय एक पंथ कई काज पर आधारित है, क्योंकि इससे मीठा शहद तो मिलता ही है, साथ ही बी वेनम, बी पोलिंग, बी वैक्स और रॉयल जेली जैसे अन्य उत्पाद भी अतिरिक्त मुनाफा देते हैं। खेती और बागवानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। मधुमक्खियों की आदतों को जानकर, उनकी इच्छाओं को समझकर और उनको कम से कम कष्ट पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। ये कम खर्चीला, बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। मधुमक्खी पालन भूमिहीन किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है। जो किसान एक कुटीर उद्योग की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार आर्थिक सहायता देती है, जिसकी बानगी 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने मीठी क्रांति की शुरुआत से की। इसके तहत सरकार मधुमक्खी पालकों को अनुदान की सुविधा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत के किसान खुशहाल हों और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सके। इस सपने को साकार करने में सरकार ने अपनी पुरजोर कोशिश की है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मधुमक्खी पालन क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन की घोषणा की है। इससे 2 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा। इससे रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, साथ ही आत्मनिर्भरता भी आएगी। एक अनुमान के अनुसार मार्च 2020 में भारत ने करीब 50,000 मैट्रिक टन शहद का निर्यात किया है, जबकि वित्त वर्ष 2018 और 19 के दौरान हमारे देश ने करीब 1,000 करोड़ यानी करीब 60,500 मैट्रिक टन शहद का निर्यात किया। क्योंकि भारतीय शहद की मांग अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप में बहुत ज्यादा है। इस तरह देखा जाए तो निर्यात के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। तो आपने रिपोर्ट देखी और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर सारस्वत, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मधुमक्खी पालन को भी जोड़ा है और इसमें एक अच्छे खासे पैकेज की भी घोषणा की है, इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। मधुमक्खी पालन के लिए भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए का एक अनाउंसमेंट किया है। उससे संबंधित हमने कृषि मंत्रालय ने, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने एक प्रपोजल नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन करके बनाया जी। और वो प्रपोजल सरकार के बहुत ही एक्टिव कंसीडरेशन में है। उस स्कीम में मिशन में 3 मिनी मिशन होंगे। पहला मिनी मिशन 1, जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रमोशन एंड एक्सटेंशन डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं,
जैसे उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है, अवेयरनेस के लिए जी। है, और जो लोग साइंटिफिक बी कीपिंग करना चाहेंगे उनके लिए कुछ सब्सिडी बेसिस पे इक्विपमेंट्स हैं, कॉलोनीज हैं और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं जिससे वो हाई वैल्यू बी हाइव प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन में उनको सपोर्ट मिल सके। इसी तरह से हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उसमें प्रोविजन है, क्यों टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे यहाँ हनी के लिए बहुत कम है, थी नहीं, अभी एक लैब हम लोगों ने लगाई भी है और उसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है। इसी तरह से उसमें कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं। ठीक है। कस्टम हायरिंग सेंटर का मतलब यह है कि कुछ लोग, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या बी कीपर एक अपना एक सेंटर बनाएंगे, उसमें हम मदद करेंगे और जहां पॉलिनेशन की जरूरत होगी, जहां पर प्लांटेशन फ्लोरा उस समय बहुत सारी जरूरत होती है बहुत सारे फसलों में, तो वो उसको हायरिंग बेसिस पे उसके पॉलिनेशन सपोर्ट के लिए देंगे। इसी तरह से और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। दूसरा नी मिशन है हमारा जो तो जी, तो इस योजना के तहत क्या कुछ किया जाएगा, इस मिशन का क्या लक्ष्य है, इसके बारे में भी आगे हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर बलराज को भी मैं शामिल करना चाहूंगी इस चर्चा में। और डॉक्टर बलराज, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मधुमक्खी पालन है जो कि किसान अगर अपनाते हैं तो वो किस तरह से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं, मैं चाहूंगी कि इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें आप। बिल्कुल मोनालिसा जी, देखिए जब खेती की बात आती है जी, तो खेती की निर्भरता वो मधुमक्खियों के ऊपर है, क्योंकि लगभग 70 से 75% जो परागण का जो कार्य है, जो पॉलिनेशन का जो काम है जी, वो मधुमक्खियां करती हैं इस पृथ्वी के ऊपर। चाहे वो फसलें हों, पेड़ हों, पौधे हों, कोई भी चीज हो, तो उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी जी, दो प्रकार की फसलें हैं, एक तो स्वपरागित फसलें सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं और दूसरी परपरागित फसलें हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं। जी, जो परपरागित फसलें उनका तो काम ही नहीं चल सकता बगैर मधुमक्खियों के। और यहां तक कि मैं आपको उदाहरण बताऊं, जो स्वपरागित फसलें सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, जैसे अभी तक हो सकता है कोई भ्रम की स्थिति हो, सरसों, जी, रेपसीड और मस्टर्ड, जिसको हम बोलते हैं रेपसीड अलग चीज है और मस्टर्ड अलग चीज है, सरसों मस्टर्ड को बोलते हैं हम। तो रेपसीड जो है क्रॉस पॉलिनेटेड और मस्टर्ड जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो सरसों की फसल में भी अगर परागणकर्ताओं की, मधुमक्खियों की अगर कमी हो तो उसमें उपज के अंदर और गुणवत्ता के अंदर उसमें गिरावट आती है। और यदि हम ऐसी फसलों में बक्से के रूप में या मधुमक्खी पालन के रूप में मधुमक्खियों की कॉलोनी को वहां रखते हैं आवश्यकता के अनुसार, वहां की कितने क्षेत्र में हमारी फसल है, तो निश्चित रूप से 25 से 30% इजाफा जो बढ़ोतरी है वो ऐसी तिलहन फसलों के अंदर होती है। और खास करके उसकी गुणवत्ता का मतलब है तेल की मात्रा या दूसरी गुणवत्ता, फल का आकार, फल की जो शेप, ये सब चीजें ये पॉलिनेशन के ऊपर, परागण के ऊपर निर्भर करती हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि खेती के अंदर अभी भी ऐसा आंका गया है कि सालाना भारतवर्ष में परागण की कमी के कारण, ड्यू टू डेफिसिट ऑफ पॉलिनेशन, परागण की कमी के कारण 15 से 18 हजार करोड़ रुपए का सालाना खेती को नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में और किसानों को अभी भी ये नहीं पता है, हमारे आम किसान को गांव में, कि मधुमक्खी पालन जब वो करते हैं, वो बक्से लेके खेतों में जाते हैं तो उनको भ्रम रहता है कि मधुमक्खियां जो हमारी फसलों का रस चूस लेंगी और इस तरीके का करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है जी, ये भ्रम है। जबकि मधुमक्खियां किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो उनकी फसलों में उपज को बढ़ाएंगी, को नुकसान नहीं करेंगी और गुणवत्ता को बढ़ाने में सक्षम है वो। तो इस प्रकार से मधुमक्खी पालन का, यानी कि कह सकते हैं कि खेती के साथ साथ अगर आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो आम के आम और गुठलियों के दाम आपको मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल जी, तो मधुमक्खी पालन से जहां आपको अतिरिक्त आमदनी होगी और उसके साथ ही जो खेती आप कर रहे हैं उसमें भी गुणवत्ता और उपज में भी बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे में डॉक्टर सारस्वत, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आज की स्थिति को हम देखना चाहें तो भारत में आज कितनी बड़ी तादाद में मधुमक्खी पालन लोग कर रहे हैं और ये इजाफा इसमें और हो, इसके लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, आज की डेट में अगर बात करें तो हमारे देश में करीब 2 लाख से ऊपर मधुमक्खी पालक हैं जी। और जो हनी, हमारा जो शहद का उत्पादन है वो 2018-19 में 1,20,000 टन आका गया और जिसमें से करीब
61,333 मैट्रिक टन जो है एक्सपोर्ट हुआ जी। तो 50% से भी ज्यादा हमारा प्रतिवर्ष ऐसा ही एवरेज है, प्रोडक्शन का 50% के करीब हमारा एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट का एक तो हमें जो वैल्यू मिलती है, इनकम मिलता है, एक अच्छा एक फॉरेन करेंसी देश में आती है जी। और मधुमक्खी पालन की स्थिति का अगर आप ग्राफ देखें तो 2005 और 6 से पहले की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उस समय काफी कम मधुमक्खी पालक भी थे, प्रोडक्शन भी हमारा 30-35 हजार टन था उस साल जी। और वो बढ़ के 1,20,000 हुआ, यानी 3 से 4 गुना 3.5 गुना हमारा ये प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ा इन सालों में, और मधुमक्खी पालक भी बढ़े जी। और उससे डेफिनेटली क्योंकि आमदनी बढ़ी, क्योंकि 2006 में नेशनल बी बोर्ड को भारत सरकार ने अपने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत इसको रिस्ट्रक्चर किया। उसके बाद स्पेशली केवल मधुमक्खी पालन पे भारत सरकार का एक ट्रस्ट रहा और उसके वजह से काफी इसमें सफलता मिली जी। लेकिन ये सफलता भी अभी काफी कम है हमारी पोटेंशियल के हिसाब से। बिल्कुल। क्योंकि पहले हमारा एक स्कीम होती थी MIDH, अभी भी चल रही है वो, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो 2 स्कीम को मर्ज करके इस समय है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालय स्टेट्स। ठीक है। 2 मिशन को मर्ज करके अभी वो स्कीम है। तो उसके तहत एक पॉलिनेशन सपोर्ट थ्रू बी कीपिंग हमारा कंपोनेंट है जी। उस कंपोनेंट में कुछ प्रमोशन किया जाता था जी। लेकिन इस जो अनाउंसमेंट हुआ इसके तहत हमने इंडिपेंडेंट एक नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, उसको एक बड़े रूप में उस स्कीम को तैयार किया और उसमें जैसे मैं बता रहा था कि मिनी मिशन 1 में ये एक्टिविटी है, ऐसे ही मिनी मिशन 2 पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, अभी तक उसकी कोई व्यवस्था हमारी किसी स्कीम में थी नहीं जी। तो हमने इस मिशन में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में जैसे कलेक्शन सेंटर, हमारा सबसे कम इंफ्रास्ट्रक्चर देश में है ग्रास रूट लेवल पे मधुमक्खी पालन के लिए, मतलब है ही नहीं, न के बराबर है। तो हमने उस पर ध्यान देते हुए कलेक्शन सेंटर, ट्रेडिंग, मार्केटिंग और इस तरह के सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए स्पेशली सपोर्ट, इन हाउस लेबोरेटरी के लिए सपोर्ट, तो इस तरह की बहुत सारी व्यवस्था उस स्कीम में की गई है। और इसी तरह एक मिनी मिशन 3 में रिसर्च, जिसमें हमारे डॉक्टर साहब जिस प्रोग्राम को देखते हैं अपना रिसर्च को ICR में, जो डॉक्टर बलराज जी हैं, तो इसी तरह उस मिशन में भी ICR के बजट जो भी है वो तो है ही, लेकिन स्पेशली बी कीपिंग के लिए रिसर्च के लिए भी मिनी मिशन 3 में, क्योंकि इसके लिए टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती हैं, बदलती हैं, तो रोज नए रिसर्च की और उसकी अनुसंधान की कंटिन्यूअस जरूरत है, तो वो सब व्यवस्थाएं भी उसमें हैं। तो इससे डेफिनेटली हमारा जो है ये जो पोटेंशियल है देश में 2000 लाख मक्खियों की कॉलोनियों की जरूरत है हमारे पूरे फसलों को पॉलिनेट करने के लिए। तो उस टारगेट को हम जब भी अचीव कर पाएंगे जब इस तरह से इंडिपेंडेंट मिशन और चारों तरफ से जो कहते हैं ऑल राउंड एफर्ट्स करेंगे, रिसर्च के हैं, पोस्ट हार्वेस्ट के हैं, अपना प्रोडक्शन के हैं, तो उन सब चीजों को इस मिशन में कोशिश की गई है एड्रेस करने की। जी बिल्कुल, यानी कि ये जो स्कीम है इसका लाभ लिया जा सकता है और इसी से जो मधुमक्खी पालन है उसको बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की जा रही है। डॉक्टर बलराज, यहाँ पर डॉक्टर सारस्वत ने जिक्र किया है मिनी मिशन 3 का, तो मैं इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से आपसे जानना चाहूंगी कि क्या काम किए जा रहे हैं मिनी मिशन 3 के तहत। मोनालिसा जी, देखिए डॉक्टर सारस्वत ने बताया कि मिनी मिशन 3 के अंदर अनुसंधान का मुख्य जोर है, तो उसके अंतर्गत हमारा जो अखिल भारतीय जो ये परियोजना है मधुमक्खी पालन के ऊपर, पॉलिनेटर्स के ऊपर, इसके देश भर में 26 सेंटर हैं पूरे देश में, अलग अलग संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। तो ऐसे में हमारा जो मेन फोकस है वो है कि किस तरीके से जो मधुमक्खियां हैं उनकी हम आगे और ऐसे ब्रीड या इम्प्रूव्ड उनकी वो तैयार करें प्रजातियां कि जिससे उन एग्जिस्टिंग प्रजातियों में भी सुधार करके कि उसकी उपज, एक तो शहद पैदा करने की उपज और एक उनमें रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, क्योंकि इनमें भी बीमारियां आती हैं, वो बढ़े। साथ साथ अभी वर्तमान में 2 मधुमक्खियां जो हैं वो पालतू हैं, डोमेस्टिकेटेड हैं,
और जिनसे हम शहद उत्पादन का कार्य ले रहे हैं, जिसमें एपिस मेलिफेरा इटालियन बी है जो 1960s में भारत में इंट्रोड्यूस की गई और अक्रॉस दी वर्ल्ड पूरी दुनिया में यही प्रजाति जो है शहद उत्पादन के लिए और परागण के कार्य के लिए बिल्कुल इसका नाम है। दूसरी हमारी जो भारतीय जो प्रजाति है, इंडिजिनस जो प्रजाति है, वो है एपिस सिराना इंडिका, दूसरे नंबर पे वो आती है। तो उसका 2 की हम बात करते हैं शहद उत्पादन में और परागण के कार्य में। लेकिन अब जबकि कई ऐसी नई आधुनिक खेतियां आ रही हैं, जैसे संरक्षित खेती है, ग्रीन हाउस है, नेट हाउस है, तो ऐसी स्थिति में ये जो मधुमक्खी हैं, क्योंकि इनकी फॉरेजिंग रेंज ज्यादा लंबी होती है, ज्यादा दूरी तक ये जाती हैं, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर से ज्यादा जाती हैं, तो ऐसे में छोटी रेंज की और जो अंदर ग्रीन हाउस की परिस्थितियों में, संरक्षित परिस्थितियों में परागण के कार्य को क्षमता पूर्वक संपूर्ण कर पाए, ऐसी प्रजातियों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे कि एक विशेष प्रजाति है टमाटर, खुले खेत में हम लगाते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, परागण की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप हवा उस चीज को करती है। लेकिन जब ग्रीन हाउस में टमाटर हम लगाते हैं, चेरी टमाटर लगाते हैं, तो एडिड पॉलिनेशन की जरूरत होती है, क्योंकि एंथर्स पोलन्स को रिलीज नहीं करते और जब तक हम उसको वाइब्रेट नहीं करते, हिलाते नहीं, तो मधुमक्खियां ज्यादा उसको पसंद नहीं करती। तो ऐसी स्थिति में बम्बल बीज, ये एक विशेष दूसरी प्रकार की प्रजाति है, जो कि जो यूरोप में है वो अलग है, हमारे देश में हिमालय में खुद हमारी बम्बल बीज है। तो हमारा जो सोलन सेंटर है वाईएस परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के अंतर्गत, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इस बम्बल बीज को लेकर अनुसंधान का चल रहा है कि किस तरीके से हम उनकी क्वींस को और उसकी रेयरिंग आगे उसको बढ़ाएं, और किस तरीके से आगे आकर के जैसे यूरोप के देशों में या भूमध्य सागर खाड़ी के देशों के अंदर एक सर्विस के रूप में पॉलिनेशन की पूरी व्यवस्था है। जैसे डॉक्टर सारस्वत भी बता रहे थे कि पॉलिनेशन स्पोर्ट की बात कर रहे थे वो, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो वहां पे अब आगे चल के अब ये आवश्यकता होगी, तो इसमें जो है बम्बल बीज का उपयोग किया जा सकता है संरक्षित खेती के अंदर, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो स्ट्रॉबेरी की खेती हो। फिर दूसरी हमारा जो नागालैंड का जो एक केंद्र और है अखिल भारतीय परियोजना का, वो स्टिंगलेस बीज, बिना डंक वाली जो मधुमक्खी है, जिसकी फॉरेजिंग रेंज मात्र कोई 100 मीटर के लगभग होती है। तो निश्चित ग्रीन हाउस 1 एकड़ का, आधा एकड़ का या 1000 स्क्वायर मीटर का ही होगा। तो वो स्टिंगलेस बीज का उपयोग करके क्या हम अंदर ग्रीन हाउस के अंदर, नेट हाउस के अंदर परागण का कार्य संपन्न कर सकते हैं? तो उस पर अनुसंधान कार्य चल रहा है। अनुसंधान इस दिशा में किए जा रहे हैं। डॉक्टर सारस्वत, अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके जो संभावनाएं हैं उसके बारे में। जाहिर तौर पर जो किसान हैं या जो अपनाते हैं मधुमक्खी पालन को, उन्हें अगर इस क्षेत्र में संभावनाएं नजर आएंगी तभी वो उसे अपनाएंगे। तो इसका बाजार कितना बड़ा है? मधुमक्खी पालन के जरिए केवल शहद ही नहीं, कई तरह के उत्पाद मिल सकते हैं। तो ऐसे में इस पूरे बाजार को आपसे समझना चाहूंगी मैं। देखिए, बाजार में आप ऐसे देखिएगा, हमारे ज्यादातर मधुमक्खी पालक और जो इसमें एक्सपोर्ट वगैरह में हमारे लोग प्रोसेसिंग में जुड़े हैं, वो सब इसमें बहुत अच्छी तरह से एक नॉलेज रखते हैं। मधुमक्खी पालन के पहले तो आप पोटेंशियल की देखिए, समझिए कि हमारे देश में जो हमारी पॉलिनेशन रिक्वायरमेंट है क्रॉप्स की, और ये डेटा हमने कैलकुलेट किया है क्रॉप एरिया बेसिस पे, ये बहुत पुराना डेटा नहीं है और फैक्चुअल डेटा है कि साइंटिफिक बेसिस पे नेशनल बी बोर्ड ने ये किया है अपना कैलकुलेट। तो 2000 लाख मधुमक्खी की कॉलोनियों की देश में जरूरत है, जिससे हम पूरी तरह से अपने फसलों को पॉलिनेशन सपोर्ट दे सकते हैं। और मेन उद्देश्य जो हमारा नेशनल बी बोर्ड का स्कीम का या जो भी भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का है, वो पॉलिनेशन सपोर्ट देने का है मधुमक्खी पालन के थ्रू। क्योंकि अगर हम पॉलिनेशन सही मैनेज कर लेते हैं मैनेजमेंट, तो हमारी जो बाकी के प्रोडक्ट हैं, हनी प्रोडक्शन वगैरह, जब साइंटिफिक मैनेजमेंट बी कीपिंग का होता है तो ये अपने आप अच्छी तरह से इनका प्रोडक्शन आता है और बढ़ते हैं जी। तो मार्केट में पोटेंशियल तो ये है हमारा। और रही मार्केट की बात, इसकी अगर डिमांड की बात करें तो हमारे देश में ही खुद हम अगर बात करते हैं तो हमारा पर कैपिटा हनी जो कंजप्शन है, वो अगर 2005-6 की हम बात करते हैं तो करीब 10 ग्राम पर पर्सन प्रति ईयर था, पर कैपिटा पर एनम। और अभी उसको अवेयरनेस आई है तो अभी ये करीब 50 ग्राम पर कैपिटा पर पर्सन पे हमारा एवरेज आया है जी। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल और वर्ल्ड का एवरेज देखें तो वो 300 ग्राम पर कैपिटा पर एनम है।
तो कितना बड़ा गैप है। अगर हम 300 पे भी न जाएं, अगर हम 150-200 ग्राम भी अपना कवर करते हैं, तो हमारे देश में जो शहद उत्पादन हो रहा है वो शहद हमारे लिए बहुत कम पड़ जाएगा। एक्सपोर्ट तो छोड़िए, हमें इतना ही और इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल है, हमें हर हालत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है फसलों का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया पॉलिनेशन तो इस क्षेत्र में इसका मतलब संभावनाएं अभी बहुत खुली हुई है और इसी संभावनाओं को जो है और तलाशना चाहिए। जो भी और भी किसान हैं, छोटे और लघु किसान जो हैं, सीमांत किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, उनके लिए भी किस तरह से ये लाभदायक है, उनकी भी आमदनी बढ़ाने में किस तरह से सहायक हो सकती है, इन तमाम बातों पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वाद संवाद कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम वाद संवाद और आज हम मीठी क्रांति से आत्मनिर्भरता की ओर विषय पर बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए देखते हैं एक और छोटी सी रिपोर्ट। मौजूदा समय में कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रित करने के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसमें मधुमक्खी पालन के क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। देश की एक बड़ी आबादी मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई है। इस पैकेज के जरिए मधुमक्खी पालन से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां रोजगार के साधन मिलेंगे, वहीं परागण के माध्यम से फसलों से होने वाली आय और गुणवत्ता में भी इजाफा होगा। साथ ही एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्रों, संग्रह, विपणन व भंडारण केंद्रों, पोस्ट हार्वेस्ट और मूल्यवर्धन सुविधाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास हो सकेगा। इसके तहत महिलाओं की भागीदारी सहित क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया गया है। निश्चित तौर पर इससे करीब 2 लाख मधुमक्खी पालकों की आय में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही कई लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर बलराज, जैसे कि बातचीत हम कर रहे थे और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर सारस्वत ने भी बताया कि बहुत बड़ा बाजार है, बहुत ज़्यादा संभावनाएं अभी भी है जिन्हें अभी भी हमने तलाशा नहीं है। तो ऐसे में आपसे इन उत्पादों के बारे में भी जानना चाहेंगे जो भी मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं, वो और किस तरह के जो उत्पाद है शहद के अलावा उनको जो है वो बाजार तक ले जा सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने मोनालिसा जी पूछा है जी। कि देखिए शहद एक उत्पाद और शहद में भी कई चीज हो सकती हैं। एक तो मल्टी फ्लोरा, एक यूनी फ्लोरा जी। कहीं पे एक ही फसल है, मान लिया हम बात करें गुजरात की महसाणा के क्षेत्र की सर्दी में, तो बड़े पैमाने पर वहाँ पे अपनी सौंफ की खेती होती है। ऐसे ही कोटा संभाग जो है, हाड़ौती का रीजन, वहाँ पे धनिया की खेती होती है लार्ज स्केल पे। ऐसे ही दूसरे क्षेत्र भी तराशे जा सकते हैं। उनमें फिर आपका जो शहद होगा, जो मधुमक्खियां बनाएंगी, अगर वहाँ पे हम मधुमक्खी पालन करते हैं और मधुमक्खियों के जो हमारी जो कॉलोनी जो वहाँ रहती हैं उस सीजन में, तो जो उत्पादन होगा वो यूनिफ्लोरा की तरफ जाएगा। इसी तरीके से लीची का अगर क्षेत्र है, लीची उत्पादन है, गर्मी में और ज़्यादा वो नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में लीची का होगा। तो इस प्रकार से यूनिफ्लोरा, मल्टीफ्लोरा, इसके अंदर भी ब्रांड हो सकते हैं अलग अलग। दूसरे उत्पाद जो हैं जिसके अंदर
मॉम है, वैक्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा रॉयल जेली है, आपका जो है वैनम, उसका भी बहुत इसमें आपका ड्रग्स में जो दवाएं हैं उनमें इस्तेमाल होता है वैनम का, इसका जो मधुमक्खियों का जो जहर होता है उसका। तो इस प्रकार से और दूसरे कई उत्पाद हैं। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बात की पीछे कि जो कृत्रिम जो वैक्स है, केमिकल वैक्स, उसका इस्तेमाल ना होकर जो हमारा नेचुरल वैक्स है जो मधुमक्खियां के उनसे निकलता है शहद के अतिरिक्त एक बाय प्रोडक्ट के रूप में, उसका इस्तेमाल। तो कौन सी हमारी ऐसी प्रजाति हैं, जैसे डॉर्साटा है, जंगली है, बड़े पैमाने पे उसके जो हैं आप देखेंगे सुंदरबन के क्षेत्र हैं, पश्चिमी राजस्थान है, गुजरात है, उसमें वैक्स का ज्यादा प्रोडक्शन है क्योंकि कॉलोनी का साइज बड़ा होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें बनाए जा सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रोडक्ट्स के साथ साथ एक सर्विस सेक्टर को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि जब खेती की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया अभी, भाई इतनी रिक्वायरमेंट है कॉलोनीज की, इतने बड़े देश में इतने बड़े पैमाने पे खेती है हमारी, और एक ये नहीं सिर्फ सर्दी में ही खेती है, गर्मी में भी बहुत सारी फसलें हैं, हो सकता है कम हो, जिन क्षेत्रों में सिंचाई के प्रबंध नहीं वहां नहीं हो, लेकिन बरसात खरीफ के अंदर भी बहुत सारी फसलें हैं। तो हमें साल भर इनको हम जब रखेंगे तो पॉलिनेशन का ये काम करेंगी, तो निश्चित रूप से शहद का उत्पादन बढ़ा के एक्सपोर्ट की बात एक है, जैसा बताया डॉक्टर साहब ने 10 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खपत थी, अभी 50 ग्राम हो गई, जबकि पश्चिम के देशों में जो विकसित देश है वहाँ 300 ग्राम की खपत है। तो शहद जो है चीनी के मुकाबले, हम हिंदुस्तान में ज्यादा मीठे के रूप में चीनी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि शहद की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बहुत ज्यादा अच्छी है चीनी के मुकाबले, चाहे एंटीऑक्सीडेंट्स की बात हो। आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों की खाने पीने की आदतें बदल रही हैं, सेहत को लेकर बहुत जागरूक हुए, तो ऐसे में शहद जो है वो बहुत ज्यादा अब उनके खाने में आने लगा है। और इसके साथ ही कॉस्मेटिक्स और तमाम तरह के जो बाजार हैं जहां पर इनके उत्पादों की भी जो है वहां पर मांग रहती है, तो बहुत बड़ा बाजार यहाँ पर है। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर सारस्वत, जो मधुमक्खी पालक है, जो छोटे स्तर पर शुरू करते हैं, उनके सामने कई बार समस्या ये आ जाती है बाजारीकरण की। तो ऐसे में जो स्कीम सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उन स्कीम्स का लाभ उठाते हुए किस तरह से बाजार तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित किया जा रहा है? देखिए, जैसे हमने बताया ना कि मिनी मिशन 1, 2 और 3 3 मिशन है। तो मिनी मिशन 1 में और 2 में बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं, जैसे हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं वो बहुत ज्यादा संगठित नहीं है अभी जी। तो हमारा जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो स्कीम है भारत सरकार की, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का, उसमें स्मॉल फार्मर्स एग्री कंसोर्टियम एक हमारा SFAC ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री का, ऐसे ही NCDC है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेवार्ड है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली इस काम को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का काम करते हैं। और अभी इस भारत सरकार ने एक अनाउंसमेंट भी किया था कि 10,000 FPOs बनने हैं देश में जी। तो हमने इसमें ये प्रस्ताव रखा है कि हमारे इन 10,000 में से कुछ FPO मधुमक्खी पालकों के बनाए जाएं। उससे क्या होगा कि उनको एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में जब वो आएगा, सोसाइटीज फॉर्म में आएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप में आएगा, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जब उनका बनेगा तो वो सक्षम होंगे। और सक्षम करने के लिए हमने स्ट्रेंथन करने के लिए इस स्कीम में प्रोविजंस रखे हैं। जैसे मैंने कहा, कस्टम हायरिंग सेंटर वो अपना एक FPO चला सकता है, उसकी इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हर चीज उससे बढ़ेगी। इसी तरह वो प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, स्टोरेज बना सकते हैं, वो सब फैसिलिटीज इस स्कीम में है। और FPOs को और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को इसमें प्रायोरिटी देने की भी व्यवस्था है जी। अगर FPO आते हैं तो उनको FPO को पहले कंसीडर किया जाएगा उनको, और उनको सपोर्ट किया जाएगा, तो उनसे उनको सब तरह से मजबूती मिलेगी और मार्केटिंग में वो आगे आएंगे। इससे क्या होगा, जो बीच में बिचौलिए हैं हमारे मधुमक्खी पालक से लेके एक्सपोर्ट तक या कंज्यूमर तक, तो उनकी जब कम आएगा तो ये मार्जिन जो है मधुमक्खी पालक को, आजकल जो रेट बहुत कम मिल रहा है, एक तो वो रेट में इजाफा होगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी। दूसरा रेट का, क्योंकि अभी हम पूरी तरह एक तरह से मानिए एक्सपोर्ट पर डिपेंड है, तो एक्सपोर्ट में जो इंटरनेशनल प्राइसेज है वो काफी डाउन है। जब वो प्राइस डाउन है तो हमारे मधुमक्खी पालक को कम पैसा मिलता है, लेकिन जब हमारा कंजप्शन देश में बढ़ेगा, यहाँ डिमांड होगी, तो हमारी प्राइस को हमारा देश से कंट्रोल
मतलब रेगुलेट होगा। जी जी, तो बिल्कुल। मधुमक्खी पालक अपना उस हिसाब से इनकम को बढ़ाएगा। तो ये सब व्यवस्थाएं इस स्कीम में हमने की हुई है। बिल्कुल। और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर बलराज आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर हम वैश्विक परिस्थितियों के ओर अगर नज़र डालें तो जानना चाहेंगे कुछ उदाहरण अगर आप दे सके कि दूसरे देशों में किस तरह से ये जो मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय है वो फल फूल रहा है, जहाँ से हम भी अगर चाहे तो कुछ उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने मधुमक्खी पालकों के लिए और कृषि के क्षेत्र के लिए पूछा है मैडम। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, पश्चिम के देशों में या भूमध्य सागर जो खाड़ी के जो देश हैं, जिसमें इजराइल है, मोरक्को है, स्पेन है, इटली है, या यूरोप के दूसरे देश हैं, अमेरिका है, या साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों में मधुमक्खी पालन जो है पूरा एक सर्विस सेक्टर के रूप में काम कर रहा है। जी जी। वो पॉलिनेशन सर्विस प्रोवाइड करने के रूप में काम कर रहा है। तो वहाँ पे जो खेती होती है, वहाँ किसान, मान लिया उदाहरण के तौर पे एक किसान ने 20 एकड़ में खरबूजा लगाया है, ठीक है। तो वो कंपनी को फोन करेगा अगर मुझे पॉलिनेशन सर्विसेज चाहिए, तो कंपनी वाली जो कंपनी है जो इस क्षेत्र में काम करती है, पॉलिनेशन प्रोवाइड करती है, सर्विस सेक्टर में काम करती है, वो आएंगे, उसके खेत को देखेंगे, किस समय पर कितने मधुमक्खियों के कौन से बक्से मेलिफेरा लाना है या सिराना इंडिका लाना है, वो तो हमारे देश में है सिराना इंडिका, तो कब किस 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 समय पर उनको इंट्रोड्यूस करना है, किस दिशा में रखना है, ठीक है। और किसान का पूरा अनुबंध होगा। किसान को उस सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में उस कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा प्रति हेक्टेयर, और अगर उसको स्प्रे करना है तो कंपनी को बताना पड़ेगा। तो पूरा एक व्यवस्था है, और उस कंपनी में बहुत सारे बच्चे जो कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में या मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, एपीकल्चर के क्षेत्र में जिनकी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है या उनका टेक्निकल स्किल्स है, वो काम करते हैं। इसी प्रकार से ये नहीं कि खुले खेतों में पॉलिनेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तो है ही, उनको पता है अगर भाई पॉलिनेशन अगर कम हुआ तो उपज घटेगी, अगर उसकी कमी रही, और अगर वो पूरा है तो उपज और गुणवत्ता दोनों बढ़ेंगी, चाहे फ्रूट का साइज हो, चाहे शेप हो, चाहे वो और गुणवत्ता के कोई मापदंड हो। साथ साथ अब नई खेती जो आ रही है, संरक्षित खेती यूरोप के देशों में और दूसरे खाड़ी के देशों में जो आ रही है, तो उसमें बिल्कुल अलग कंपनियां हैं। अगर बम्बल बीज की कंपनी है तो अलग है, और हमारे देश में इसी तरीके से स्टिंगलेस बीज की कंपनी काम कर सकती है, और कारपेंटर बीज की कंपनी अगर अनुसंधान का कार्य सफल हुआ, ऐसे बम्बल बीज का हमारी जो इंडिजिनस है, तो इस प्रकार से क्या होगा कि उपज बढ़ेगी। जो हम चीजें अभी भी कृषि क्षेत्र में बाहर से मंगा रहे हैं, जैसे तिलहन की बात है, खाने का तेल, अगर ये हम जो परागण का जो कमी है उसकी आपूर्ति कर देते हैं, वो कमी नहीं रहती, तो उपज गुणवत्ता दोनों बढ़ेंगी, और साथ साथ हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ इस स्कीम का महत्वपूर्ण योगदान होगा, सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हम और तेजी से बढ़ पाएंगे अगर इस दिशा में आगे बढ़े। डॉक्टर सारस्वत, इसमें आपकी भी मैं राय लेना चाहूंगी। जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने बताया था कि कलेक्शन सेंटर्स नहीं हुआ करते थे, तो अब जो है इस मिशन के तहत कलेक्शन सेंटर्स के तरफ ध्यान दिया गया है। डॉक्टर बलराज ने जो अभी जिक्र किया है, जो सर्विस सेंटर्स है उसकी तरह से इसे विकसित किया जा सकता है। तो अगर इस तरह के और मॉडल्स को हम अपनाते जाएं तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़े रोजगार का सृजन जो है इस क्षेत्र में हो सकता है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमारा मिनी मिशन 1 में हमने पहले से ही एक कस्टम हायरिंग सेंटर इसी मॉडल पे जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं जी, उस तरह के मॉडल को ही एडॉप्ट करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए एक कस्टम हायरिंग सेंटर है। उसमें स्टार्टअप जैसे आ सकते हैं, कंपनी आ सकती हैं, सोसाइटीज, लेकिन हमारा उसमें यह एक्सपीरियंस, यानी हमारा बी कीपिंग से जुड़े लोगों को पहले प्रायोरिटी रहेगी, एफपीओ को प्रायोरिटी रहेगी एक तो। दूसरा जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, विदेशों में ये बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत पहले से है, लेकिन अभी हमारे देश में भी शुरुआत हुई है। जैसे हिमाचल प्रदेश में हमारे जो एप्पल ग्रोवर्स हैं, जो हमारे सेब उगाने वाले हैं, वो हमारे मधुमक्खी पालक को 1 महीने के लिए सेब के बगीचे में जब फूल आते हैं तो एक कॉलोनी का 1000 से 1200 रुपए किराया देते हैं जी। और वो कॉलोनी ले जाते हैं 100, 200, 500 हर एक को जितनी जरूरत होती है मधुमक्खी पालक से, और उसका किराया देते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में पोमग्रेनेट जो ग्रो करते हैं, वो लोग महाराष्ट्र में भी हमारे कई मधुमक्खी पालक हैं, उनसे किराए पे कॉलोनी लेते हैं, ग्रेप्स वाले।
तो ये धीरे धीरे व्यवस्था हमने पहले से इसमें अवेयरनेस क्रिएट की है, लोगों को ट्रेनिंग दी है और ये शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब इसको बड़े रूप में लाने के लिए हमने ये स्कीम जो है इसमें प्रावधान किए हुए हैं। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि इतना ही नहीं, भारत सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का हमारा एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक बहुत बड़ी स्कीम है जी। उस स्कीम के तहत भी मधुमक्खी पालन को किसी भी तरह का कोई भी प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट से आता है तो उसमें भी इसको कंसीडर किया जाता है और प्रायोरिटी पे किया जा रहा है। जी, इसी तरह नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो फूड सिक्योरिटी के लिए बना, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पॉलिनेशन से और इससे आत्मनिर्भरता, तो उस फूड सिक्योरिटी मिशन का यही मतलब है कि फूड सिक्योरिटी हो और उसको कैसे करना है, उसमें पॉलिनेटर्स का जो रोल है जी। उस स्कीम में भी हमने ये इसको लाया है। और सबसे बड़ा एक जो बात हुई है और हो रही है, अभी इसमें फाइनल फैसला हो जाएगा। नेशनल बी बोर्ड तो सिंस बिगनिंग कहता है कि ये बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन या मधुमक्खी जो है वो एक इनपुट है हमारे लिए, एक असेट है। इसको एग्रीकल्चर का 5 इनपुट नहीं, जो हमने लैंड लेबर कैपिटल 4 मानते हैं, 4 नहीं, एक 5वां इनपुट है जिसको मैं बी कीपिंग या हनी बीज या बीज कहता हूं, जो इन चारों इनपुट की कैपेसिटी को, एफिशिएंसी को रेगुलेट करेगा। तो इसको इनपुट का रूप देना है, तो हमारा रिसर्च से भी ये रिक्वेस्ट हमारा गया हुआ है और इसमें है कि इसको पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में एज ए इनपुट के रूप में जब ट्रीट हो जाएगा तो हमारे किसानों को भी इसके बारे में जो अवेयरनेस, अभी सर डॉक्टर साहब जो बता रहे थे, भ्रांतियां होती हैं कि रस चूस जाती है या नुकसान करती है, बहुत सारा मेरे पास तो शायद जब सीजन चलता है खूब होती है, जिसका जिक्र आपने भी किया था डॉक्टर बलराज की, बहुत सारी जानकारियां जो है वो अभी है नहीं लोगों को, तो ऐसे में जी डॉक्टर सारस्वत कुछ कह रहे हैं आप। हमारे पास दिन जब सीजन होता है तो दिन में 10-20 कॉल किसानों के इस बात के आते हैं कि ये रस चूस जाएगी, यहाँ नुकसान कर रहे हैं, हम इनको भगा रहे हैं, झगड़े होते हैं। तो ये अवेयरनेस जब आएगी, जब ये सब चीजें एक इनपुट के रूप में, जब मधुमक्खी पालन हर स्कीम में जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, हम तो मैसेज पिछले 2006-7 से जब बोर्ड आया तब से ही हम इस मैसेज को दे रहे हैं कि एक इनपुट है जी, और इसको एग्रीकल्चर में इनपुट नहीं मानेंगे, एक आदान के रूप में इसे भी माना जाए, ऐसी मांग है इतना बड़ा रोल नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिल्कुल। जी, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर बलराज जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो किसान है, मधुमक्खी पालक है, जो इसमें जुड़ना चाहते हैं, उन्हें जागरूक करने के लिए, उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही है, कितना जरूरी है इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना अगर कोई शुरू करना चाहता है मधुमक्खी पालन का व्यवसाय? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर सारस्वत ने जो स्कीम्स बताई हैं उसमें प्रशिक्षण का भी बहुत बड़ा, एक मिशन में बहुत बड़ा प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त जी, हमारे जो सेंटर हैं 26 मैंने बताया रिसर्च के, अखिल भारतीय परियोजना के, उनके अंतर्गत भी प्रशिक्षण, वैज्ञानिक तौर पे मधुमक्खी पालन, साइंटिफिक बी कीपिंग, उसकी बहुत जरूरत है। और इसमें हम युवाओं को, खास करके जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे युवा हों, बेरोजगार हैं, उनको ज्यादा इसके अंदर अट्रैक्ट करते हैं और उनको पूरा प्रशिक्षण, चाहे वो 5 दिन का हो चाहे 7 दिन का प्रशिक्षण हो, वो पूरा देके जब वो मधुमक्खी पालन करेंगे, उनको जब जानकारी हो जाएगी तो निश्चित रूप में डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, वो एफपीओ के रूप में या एक कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में वो काम कर सकते हैं। और हम तो यहां तक कर रहे हैं, जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड में कई ऐसे युवा हैं जो सब्जियों का उत्पादन दिल्ली के आसपास कर रहे हैं, और वो जब ऐसी स्थिति हुई, लोग घरों से नहीं निकले, तो डोर टू डोर सब्जी सप्लाई कर रहे थे और दूध सप्लाई हो रहा था। तो एक युवा ने कहा कि क्या सर आप हमें किसी ऐसे मधुमक्खी पालक से हमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि लोग शहद भी मांग रहे हैं घर पे डोर टू डोर। तो हमने उसको जोड़ा उसके साथ। तो इस प्रकार से अब आगे चल के, जैसे डॉक्टर साहब ने बार बार बताया कि इसकी जब डिमांड बढ़ेगी, डोमेस्टिक घरेलू जब खपत बढ़ेगी, और मैं देख रहा था कि एक बार ये लॉकडाउन से पहले ट्रेन के अंदर शताब्दी या कोई दूसरी राजधानी ट्रेन थी, उसमें पहले जैम का पाउच देते थे, तो शहद का पाउच आने लग गया। तो ये जब हमारे हवाई यात्रा में भी लागू होगा, ट्रेन में, रेलगाड़ियों में लागू होगा, तो जब देश की घरेलू खपत बढ़ेगी तो बहुत बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, तो बहुत सारी इससे जब खपत बढ़ेगी तो किसान का फायदा होगा। और किसानों के अंदर एक जागरूकता लाना। अब भाई देखिए, मधुमक्खी पालन एक कृषि के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों की आत्मनिर्भरता एक दूसरे के ऊपर है कि मधुमक्खी पालन बगैर खेती के नहीं हो सकता और खेती बगैर मधुमक्खी पालन के नहीं हो सकती। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें किसानों को समझकर चलना पड़ेगा। इससे
किसान की खेती का फायदा है और शहद के रूप में शहद का उत्पादन होगा, बाय प्रोडक्ट्स का उत्पादन जो होगा। है अतिरिक्त आमदनी तो है ही। डॉक्टर सारस्वत, यहाँ पर खपत मांग की बात हो रही है, तो इससे में मैं जानना चाहूंगी कि जो मांग है उसको जानना समझना भी बहुत जरूरी है, तभी जो है उसे हम पूर्ति उसकी कर पाएंगे। तो ऐसे में जो ऑर्गेनिक शहद की मांग है वो भी आजकल बढ़ने लगी है, तो इससे पूरा करने के लिए, इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही है इस मिशन के तहत? बिल्कुल, इसके लिए देखिए आप ऐसे समझिए कि हमारा ये जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत एक अपीडा ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी। तो वो अपीडा ऑर्गेनिक हनी के लिए प्रमोशन के लिए पूरा काम उनको एक एजेंसी बनाया हुआ है, और उन्होंने भी नीचे फील्ड में बहुत सारी एजेंसीज को डेजिग्नेट किया है जी। लेकिन ऑर्गेनिक हनी के भी दो तरह से एक व्यवस्था हो सकती है, और कर भी रहे हमारे कई मधुमक्खी पालक और कई सोसाइटीज ने अपना ऑर्गेनिक में रजिस्टर्ड भी करा रखा है। जैसे हमारा सिक्किम स्टेट है, फुली ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर हो गया, तो वहाँ जो मधुमक्खी पालन होगा वो हमारा ऑर्गेनिक हनी आ रहा है। जी बिल्कुल। और इसी तरह से हमारे जो कई जितने भी हनी प्रोडक्शन वाइल्ड बीज का फॉरेस्ट से आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है जी। तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू और ऐसे ऑर्गेनिक एक सर्टिफाई करने की जरूरत है। और कुछ हमारे मधुमक्खी पालक भी जो रजिस्टर्ड कराए हैं ऑर्गेनिक के लिए, वो भी अपनी इस तरह से व्यवस्था बनाते हैं कि मधुमक्खी की कॉलोनियों का माइग्रेशन ऐसे एरियाज में ही रहे जहां पे वो एरिया ऑर्गेनिक डिक्लेयर हो रखा है, या तो जैसे फॉरेस्ट हो गया पूरा, या फिर बहुत सारे क्षेत्र है, बहुत सारी क्रॉप्स के लिए एरियाज को ऑर्गेनिक सर्टिफाई किया हुआ है। जी जी तो बिल्कुल। तो यहाँ पर भी अगर मधुमक्खी पालन करते हैं और ऑर्गेनिक शहद अगर मिलता है तो फिर इससे भी एक अच्छा बाजार मिल सकता है, इसकी भी अच्छी मांग निकलकर लगातार आ रही है। तो ब्रांडिंग की भी जरूरत है, और ऐसे में इस जो संभावना है उसको खंगाला जा सकता है। बहरहाल वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम वाद संवाद, जिसमें आज हम मीठी क्रांति से आत्मनिर्भरता की ओर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर बलराज आपसे बात करना चाहेंगे। हम जो ब्रेक पर जाने से पहले बातचीत हो रही थी ऑर्गेनिक शहद के बारे में, और इसमें भी बहुत सारी संभावनाएं अभी खुली हुई है। जैसे कि जिक्र किया था कि जंगली इलाके हैं, तो वहां पर अगर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो ऑर्गेनिक होगा। ऐसे में क्या जंगली प्रजातियां होती है मधुमक्खी की, और वहां पर मधुमक्खी पालन करने का क्या तरीका होता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल मोनालिसा जी, देखिए डॉक्टर सारस्वत ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि जब हम ऑर्गेनिक शहद की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जहां ऐसे जंगल के फॉरेस्ट एरिया बड़े क्षेत्र, जैसे मैं उदाहरण दूं सुंदरबन पश्चिमी बंगाल में, तो ऐसे में वहां पे कोई खेती नहीं होती, ना कोई वहां कीटनाशकों का छिड़काव करता, लेकिन वहां पे जो प्रजाति हैं वो पालतू नहीं है। वहां पे जंगली प्रजाति एपिस डॉर्साटा या थोड़ी बहुत सिरान हमारी जो फ्लोरिया, वो एपिस फ्लोरिया वो मौजूद है। बड़े पैमाने पे डॉर्साटा है जिसका उत्पादन भी ज्यादा होता है। लेकिन क्या होता है कि हंटिंग के क्षेत्र में जब शहद लेके आते हैं वहां लोग, तो वो क्या करते हैं, छत्तों को जला देते हैं। वो ठीक नहीं है। ठीक है, वो शहद ऑर्गेनिक है, लेकिन उसमें भी हम हमारा किसानों से सुझाव, दूसरे क्षेत्र हैं हमारे देश के जो कृषि के क्षेत्र उससे क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे
शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाले राजस्थान का पश्चिमी पूरा क्षेत्र, जिसमें नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, गुजरात के बहुत सारे क्षेत्र, मध्य प्रदेश के इलाके, महाराष्ट्र के इलाके, जहां पे हमारी जो पालतू प्रजातियां हैं, चाहे एपिस मेलिफेरा है, चाहे एपिस सिराना इंडिका है जो इंडिजिनस है, इनको नहीं रख सकते वहां की जलवायु के अनुसार, वहां की वातावरण की परिस्थितियां ऐसी है, इनको वहां रखना, इनका पालन करना वहां संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में दो प्रजातियों के ऊपर पूरी एग्रीकल्चर निर्भर है, वो एपिस डॉर्साटा और एपिस जो फ्लोरिया, वो वहां पे मौजूद हैं। लेकिन उसमें भी लोगों के अंदर एक भ्रम है कि ये डॉर्साटा काट लेती है, उसको कई कैजुअलिटी हो जाती हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमारी जो पालतू जो प्रजातियां हैं उनकी जनसंख्या, अब जो मधुमक्खी पालक कहाँ 10,000 थे 2001-2 के अंदर, और अभी जैसे डॉक्टर सारस्वत ने बताया कि 2 लाख से ऊपर मधुमक्खी पालक देश में हैं। बहुत बढ़िया वो हुआ है जो पालतू जो डोमेस्टिकेटेड उसमें। लेकिन जो जंगली हैं, जो वाइल्ड हैं, उनका भी कृषि के अंदर पॉलिनेशन में उतना ही योगदान है, बल्कि ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है उन क्षेत्रों में। तो उनके ऊपर उनकी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली घट रही है। उस पे हम किसानों को सलाह देना चाहेंगे कि बिल्कुल उनके बारे में आप भ्रम ना पैदा करें, वो आपकी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर डॉर्साटा पश्चिमी राजस्थान में, गुजरात में अगर ना हो तो वहां खेती संभव नहीं है, चाहे वो सौंफ हो, चाहे वो धनिया हो, चाहे वो दूसरी फसलें हो। इसलिए डॉक्टर बलराज, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पर दी है, और जो किसान है या उस क्षेत्र में रहने वाले मधुमक्खी पालक है, मुझे उम्मीद है कि उन्हें जरूर लाभ होगा इस जानकारी से। और इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सारस्वत, जो चुनौतियां हैं उसका हम जिक्र करें, ये जो जंगली इलाके हैं या फिर सिक्किम जैसा कि आपने जिक्र किया, जो कि पूर्ण रूप से जैविक राज्य वो घोषित हो चुका है, तो यहाँ पर तो ठीक है, जो गुणवत्ता होगी वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन इसके अलावा देश के जो बाकी हिस्से हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि खेती में कई तरह के रसायनों का इस्तेमाल होता है, कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है, इससे भी हम देख रहे हैं कि इसका एक दुष्प्रभाव मधुमक्खियों पर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का भी हम देख रहे हैं कि काफी असर पड़ता है। तो ऐसे में ये जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जो मधुमक्खियों के सर्वाइवल के लिए मुश्किल बना देती है, इनका सामना हम किस तरह से करने के लिए तैयार हैं इस वक्त? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो केमिकल्स हैं या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स हैं जो फसल में स्प्रे करते हैं, और एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेज हैं, उससे मधुमक्खियों पे भी प्रभाव पड़ रहा है और पड़ता है। जी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये मधुमक्खियों को अगर हम सही मैनेज कर लें, क्योंकि ये जो डोमेस्टिकेटेड है उसको बड़े आसानी से मैनेज साइंटिफिकली किया जा सकता है। तो उससे 2-3 चीजें हैं जो हमारी परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का जो स्प्रे है फसलों में जो होता है, तो उसके लिए हमें किसानों को जो एडवाइजरीज हैं, हमने नेशनल बी बोर्ड ने ICR के साथ मिलकर उनके कंसल्टेशन से एक एडवाइजरीज बनाई हुई है, एडवाइजरीज फॉर गुड बीकिंग प्रैक्टिसेस। उसमें ये सब व्यवस्था उसमें सब दिया गया है, लिखा गया है, बताया गया है किसानों को और मधुमक्खी पालकों को कि हम फसलों को बचाने के लिए, देखिए हमें बहुत सारा बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड, केमिकल के बिना भी हम फूड सिक्योरिटी की तरफ नहीं बढ़ सकते। फसलों को बचाना है, फसल अपनी पैदावार बढ़ानी है, और हम मधुमक्खियों के बिना भी फसल में पैदावार बढ़ाने में इजाफा नहीं कर सकते जब तक हमारा पॉलिनेशन नहीं है। तो दोनों व्यवस्थाओं को साथ लेते हुए हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्वालिटी बढ़ानी है। तो उस व्यवस्था के लिए जो एडवाइजरीज हैं वो हमने जो दी हुई हैं, उन एडवाइजरीज में व्यवस्था ये है कि भाई आप किसान से जब आप संपर्क में रहेंगे, वो एक तो स्प्रे कब हो रहा है ये सब देखें, केमिकल्स का क्या स्प्रे हो रहा है, वो माइल्ड है या बहुत सीवियर है मधुमक्खी के लिए। दूसरा, उसको उस समय मधुमक्खियों को कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे शिफ्ट करना है, या उनकी जो एंट्रेंस है उसको थोड़ी देर बंद रखना है, ये सब व्यवस्था उसमें सब जानकारी टेक्निकली और सब दी हुई है। दूसरी चुनौती जो एनवायरनमेंट की है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मधुमक्खियों के अंदर एक जो क्वालिटी है, जहां हम जिन परिस्थितियों में इंसान अपने को बचाते हुए जिंदा रहता है, मधुमक्खियां भी एक ऐसा इंसेक्ट है जिसको अगर हम सही मैनेज करें और उनकी सुरक्षा करें तो उस खतरे को कम किया जा सकता है। इसी वजह से आज किसान के जो जितने फ्रेंडली इंसेक्ट थे, केमिकल्स और एनवायरमेंट डिस्टर्बेंस से बहुत कम हो गए, डिसअपियर हो गए खेतों में से। मधुमक्खी एक ऐसे पॉलिनेटर अब बचा है
जिसकी हमें इम्पोर्टेंस समझनी है, समझने की जरूरत है हमारे किसान भाइयों को, जो मैनेज करके हम अपने पॉलिनेशन दे सकते हैं। उसी तरह से हमारी वाइल्ड बीज की भी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और अपनी इंडिजिनस जो भी है एपिस मेलिफेरा के अलावा जो सेरेना है, ये हमारी धरोहर है। इनसे हम पॉलिनेशन तो करते हैं, लेकिन इनसे जो हनी मिलता है उसकी क्वालिटी के बारे में तो बाहर भी देशों में रिसर्च ये हो रहा है कि हमारी जो इंडिजिनियस डॉर्सेटा और जो सेरेना का हनी है उसमें कितनी प्रॉपर्टीज हैं, वो बहुत ही वैल्यूएबल चीज है और असेट है। तो हमें दोनों को, डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड, दोनों के लिए बहुत काम करने की जरूरत है, और उनको अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनकम के लिए बहुत ही उन पर काम करने की जरूरत है। और उसी संदर्भ में डॉक्टर बलराज, यहाँ पर आपसे भी मैं जो मधुमक्खी पालक होते हैं उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानना चाहूंगी, और आप यहाँ पर उनका मार्गदर्शन भी करें कि किस तरह से वो बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी डॉक्टर सारस्वत ने मैडम जैसे बात की कि जैसे हम एग्रीकल्चर के लिए, फसलों के लिए एक सप्ताह में 2 बार एडवाइजरी जारी करते हैं, तो इस प्रकार का मधुमक्खी पालन के लिए भी एडवाइजरी सर्विसेज शुरू की जा सकती हैं। और जहाँ तक पेस्टिसाइड्स की बात है, वो किसानों को बताना, मधुमक्खी पालकों को बताना कि जब पीक फ्लावरिंग हो तो घातक इंसेक्टिसाइड्स का, कीटनाशकों का छिड़काव ना करें। हमेशा कीटनाशकों का छिड़काव दिन छिपने के बाद आप 4 बजे 5 बजे के बाद करें, जब मधुमक्खियां अपनी कॉलोनी में चली जाती हैं और बाहर काम नहीं करती, क्योंकि सवेरे के टाइम ज़्यादातर मधुमक्खियां खेतों में काम करती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और दूसरा, अनुसंधान के रूप में भी हम जो 6 केमिकल हैं नियोनिकोटिनाइड्स, उसके ऊपर अनुसंधान कार्य जारी है कि उनका कितना मधुमक्खियों के ऊपर घातक प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, उनमें से कौन से सेफ हैं नहीं हैं, उसके ऊपर भी काम अभी जारी है। उसका भी 1 साल के बाद जो है रिजल्ट आ जाएंगे सामने। तो इस प्रकार से किसानों को ये जानकारी देना, हवा चल रही है, हवा रुकी हुई, जब स्प्रे के सवेरे के टाइम स्प्रे नहीं करें, कोई भी पेस्टिसाइड का शाम के टाइम स्प्रे करें। पीक फ्लावरिंग पीरियड में आप घातक पेस्टिसाइड्स का स्प्रे नहीं करें। जब स्प्रे करें तो कितनी पीरियड के लिए आप मधुमक्खियों को, जो बक्से हैं उनके एग्जिट गेट को बंद करें और कब उनको खोलें शाम को, तो वो प्रबंधन का या पालन का ही एक पार्ट है, भाग है। तो ये सारी चीजें किसानों को साइंटिफिक बी कीपिंग में बताई जाती हैं, और इससे निश्चित रूप से खेती को फायदा होगा और मधुमक्खी पालकों दोनों को फायदा होगा, और हमारे जो स्वास्थ्य भी बना रहेगा देश का, हमारे लोगों का, और हमारा निर्यात भी बढ़ेगा। बिल्कुल, और आत्मनिर्भरता एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, आत्मनिर्भरता भी इससे आएगी। तो इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर सारस्वत, बताएं हमें कि जो हमारे किसान हैं वो जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और इसके लिए वो मधुमक्खी पालन का जरिया अपनाना चाहते हैं, उनके लिए आप चलते चलते क्या बताना चाहेंगे? खास तौर पर लघु और सीमांत किसानों का जरूर जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि अधिकतर किसान जो हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं। हमारे कुछ भूमिहीन किसान भी हैं, उनकी आत्मनिर्भरता का मुद्दा भी हमारे लिए उतना ही गंभीर मुद्दा है। तो ऐसे में उनके लिए ये रास्ता कितना जो है कारगर हो सकता है, इसके बारे में आप चलते चलते सुझाव दें। देखिए, जो हमने अपना जो स्कीम के बारे में आपको बताया, नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन है, हमारा MIDH स्कीम है, RKY है, NFSM है, इन सब में ये सब व्यवस्था है कि प्रायोरिटी जो हमारा स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स जो भी हैं उनको मिले। और बी कीपिंग के लिए तो लैंडलेस जो हमारे लोग हैं रूरल एरियाज में, ज्यादातर अभी आप देखें इस व्यवस्था में अभी तक जो बी कीपर हैं ज्यादातर वही लोग हैं जी, तो क्योंकि वो उसको अच्छे तरीके से और कम असेट, एक्चुअली इसके लिए खर्चा जो करना होता है शुरुआती, वो बहुत कम खर्चे के साथ इसको शुरू किया जा सकता है जी। तो सबसे पहले तो उनको जो नए लोग हैं ट्रेनिंग की जरूरत है, जो डॉक्टर साहब ने बताया, उनको पहले वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। उसके लिए हमारे 7 डेज ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बने हुए हैं 4 तरह के, नेशनल बी बोर्ड ने सभी संस्थाओं को भी दिए हुए हैं। तो वो ट्रेनिंग, जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके बाद उनको जब काम करने के लिए आते हैं तो उसमें जो जरूरत पड़ती है, जो टेक्निकली फिजिबल, इकोनॉमिकली वायबल यूनिट 50 कॉलोनी का हमने पूरा इक्विपमेंट्स के साथ बनाया हुआ है जी। उस पे भारत सरकार की इस स्कीम के तहत 50% तक अनुदान भी है जी। यानी अगर वो 2 लाख 2.5 लाख या 2,80,000 कॉस्ट टोटल एक यूनिट की आती है तो उसमें से आधा उनको अनुदान मिलेगा।
और आधे के लिए या तो वो ग्रुप के रूप में जैसे 2 लोग 4 लोग मिलके करेंगे तो उनका खर्चा कम आएगा, और उसके लिए बैंक में भी व्यवस्था है, बैंक से थोड़ा लोन लेने के लिए प्रायोरिटी पे। तो सरकार बिल्कुल मधुमक्खी पालकों के साथ है और देश के युवाओं के साथ है और बेहतरीन योजनाएं चलाई जा रही है। बस आपको उस योजना से जुड़ने की जरूरत है और इसके साथ ही प्रशिक्षण भी आपको मिल जाएगा, वित्तीय सहायता भी आपको मिल जाएगी और मधुमक्खी पालन का जो क्षेत्र है उसमें अपार संभावनाएं हैं। इसलिए इन संभावनाओं को खंगालिए और इसके साथ जुड़िए, तो आप भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं और आपके साथ साथ बाकी लोग भी इसके साथ जुड़ सकते हैं और रोजगार के सृजन का एक बहुत बड़ा अवसर जो है इस क्षेत्र से निकलकर आ सकता है। बहरहाल इसी के साथ आज के वाद संवाद में बस इतना ही। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत आभार। अब मिलेंगे अगले हफ्ते और फिर होगा एक नया वाद संवाद किसी नए विषय पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।